अस्सलाम वालेकुम। कहानी अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मेरे घर में हर तरफ हड़बड़ी मची हुई थी। हर कोई परेशान था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मेरे घर वाले मेहमान तक परेशान थे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। मैं एक कोने में गुमसुम और चुपचाप बैठी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर यह सब कुछ हमारे साथ ही होने को रह गया था। आज ही तो मेरी शादी हुई थी और कल मेरे ससुराल वाले मुझे और दहेज का सामान लेने आने वाले थे। लेकिन अब यह कैसे हो सकता था? क्या वह मुझे बिना दहेज के अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाते? यह सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, जिनका जवाब मेरे पास नहीं थे। मेहमानों में से किसी ने कहा कि कम से कम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट तो लिखवा दी जाए। पापा तो पुलिस स्टेशन जाने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन मेरे बड़े भाई ने पापा को समझाया हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, तो पापा उनकी बात मान गए। लड़के वालों को भी पापा ने फ़ोन करके हमारे घर पर हुई वारदात के बारे में बता दिया था। वह लोग कुछ ही देर में घर पर आने वाले थे। मेरे भाई ने कहा, जब तक वह लोग हमारे घर आते हैं हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आ जाते हैं। फिर मेरे पापा और भाई पुलिस स्टेशन चले गए। मेरे ससुराल वाले हमारे घर आ गए थे। पापा और भाई अभी तक पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आए कि माँ बहुत परेशान थी। पता नहीं अब क्या होगा। मेरे ससुराल वाले मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी होंगे या नहीं। जब पापा और भाई वापस आए, मेरे ससुर जी मेरे पापा से बहुत ज़्यादा अफसोस जताने लगे कि यह सब कुछ आखिर कैसे हो गया। मेरी सास कहने लगी, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब हम अपनी दुल्हन को खाली हाथ कैसे लेकर जाएं? लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं कौन से ख़ानदान की लड़की की शादी कर दी। जो लड़की के माता पिता ने उसे कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ रुखसत कर दिया। मेरी सास की यह बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थीं। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे भाई और भाभी के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। मेरे पापा ने मेरे ससुर के सामने हाथ जोड़कर विनती की, कहने लगी, मेरी इज़्ज़त आपके हाथों में है। मेरी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी हो चुकी है। अगर अब वह विदा होकर ससुराल न गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो मेरी बेटी को ताने दे दे कर जीते जी ही मार डालेंगे। लोगों को हमारे घर के हालात नहीं दिखेंगे, बल्कि मेरी बेटी में ही कमियां नज़र आएंगी। पापा ने अपनी पगड़ी उतार कर मेरे ससुर के पैरों पर रख दी और कहने लगे कि मेरी इज़्ज़त बचा लीजिए। मेरे ससुर ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बेटी को ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। और उनकी शर्त यह थी कि मैं ससुराल जाकर 8 दिन तक अपने पति के कमरे के बजाय नौकरानी के साथ उसके कमरे में सोऊंगी। मेरे पापा ने जब उनकी यह शर्त सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है, मगर आप इस समय मेरी बेटी को रुखसत करके ले जाएं। अगले दिन वह मुझे रुखसत करवा कर मेरी ससुराल ले गए। ससुराल में कदम रखते ही मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें अपने पति के साथ नहीं रहना, बल्कि 8 दिन तक हमारी नौकरानी के साथ रहोगी। नौकरानी मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई और परेशान थी। जब मैं नौकरानी के बिस्तर पर लेटी तो मुझे महसूस हुआ कि उसका बिस्तर बहुत ठंडा था, लेकिन मैं उस समय बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और परेशान थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लेटते के साथ ही सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने नौकरानी से पूछा, तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? उसने मुझसे कहा, आप बहुत भोली हैं, 8 दिन के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे ही 8 दिन पूरे हुए, मेरी सास फूलों का हार लेकर मेरे पास आई। जान तो तब निकली जब मेरा नाम मेघा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। जब हम एक बहन और 2 भाई हैं। मेरे घर की सबसे छोटी थी। मेरे पापा की बर्तन की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी, और मेरे पापा के भाई यानी मेरे बड़े पापा, जो हमारे घर के थोड़ी दूर रहते थे, लेकिन उनका हमारे घर में आना जाना था। वो मुझे अपनी बेटी ही मानते थे। पापा उन पर भरोसा भी करते थे। पापा की दुकान से हमारा गुज़र बसर अच्छा होता था। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी
वो भी जॉब करते थे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। हमारे परिवार में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन मुझे कभी बहन की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरी भाभियों ने हमेशा मेरा ख्याल मेरी बहनों की तरह रखा था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती थी। मेरे भाई भाभी जब भी मार्केट जाते मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आते थे और मुझे अपने साथ घुमाने भी लेकर जाया करते थे। मेरे भाई और भाभी मेरे बहुत लाड उठाते थे। जब भी मैं कोई फरमाइश करती मेरे भाई फ़ौरन ही पूरी कर दिया करते थे। मेरी माँ भाई से कहती, तुमने इसको बहुत सर पर चढ़ा रखा है, ससुराल जाएगी तो इसके नखरे वहाँ कौन देखेगा। इस पर भाई कहते कि आप फिक्र न करें, हम इसके लिए ऐसा दूल्हा ढूँढेंगे जो हर समय इसके नखरे देखेगा और लाड भी उठाएगा। पापा हमारी बातें सुनकर मुस्कुराते। मेरी माँ पापा को मेरी शादी की फ़िक्र लगी रहती थी। वह चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो ताकि वह अपने फ़र्ज़ से बरी हो जाएं। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। हालांकि मुझ में कोई कमी नहीं थी, खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। हमारे घर के हालात भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। कहीं माँ पापा को लड़का पसंद नहीं आता था तो कभी किसी लड़के वाले को मैं पसंद नहीं आती थी। कभी दोनों तरफ से पसंद आ भी जाते तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता, बात वहीं ख़त्म हो जाती। मेरे भाई मेरी माँ को समझाते, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तो शादी हो जाएगी। और आप मेघा की इतनी फ़िक्र क्यों करती हैं, हम हैं ना उसका भाई, उसका रिश्ता एक अच्छे लड़के से तय करेंगे। मेरी माँ का कहना था, लड़की की सही उम्र में शादी हो जाए तभी अच्छा होता है, कहीं ऐसा ना हो अच्छे समय के इंतज़ार में हमारी बेटी घर पर ही बैठी रह जाए। माँ पापा यही सोच सोच कर परेशान होते रहते थे। माँ ने तो पंडित जी से घर में पूजा भी करवानी शुरू कर दी थी और मुझसे व्रत भी रखवा लिए थे ताकि मेरी शादी जल्दी हो जाए। और आखिर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और मेरे लिए एक रिश्ता आया जो मेरे माँ पापा को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे भाई भाभी ने लोगों से मिले और उन्हें भी रिश्ता पसंद आया और मेरा रिश्ता वहीं पक्का हो गया। कुछ महीनों के बाद मेरी शादी तय हो गई। सब घर वाले शादी की तैयारियों में लग गए, क्योंकि मेरी शादी में समय बहुत कम था और सबको बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी थी। मेरे भाई चाहते थे मेरी शादी में किसी चीज़ की कोई कमी न पेशी न रहे और देखते देखते महीना आ गया जिससे मेरी शादी थी। सब लोग मेरी शादी से बहुत खुश थे। माँ भी मेरी बधाई ले रही थी। शादी से एक हफ्ते पहले ही मेहमानों का आना जाना लग गया। हर बड़े पापा और उनकी फैमिली भी मेरे घर आ गए। हर समय घर में रौनक लगी रहती, कभी कोई ढोल बजाता तो कभी कोई शादी के गाने बजाकर डांस करता। दिन कब निकलता और कब रात हो जाती पता ही नहीं चल रहा था। कभी मोहल्ले की सारी औरतें आकर माँ के पास बैठ जाती और शादी के गीत गाने लग जाती। माँ पापा भी घर की रौनक देखकर बहुत खुश थे। मेरी दोनों भाभियाँ हर समय मेरे पति का नाम लेकर मुझे छेड़ती। मैं उनकी बातें सुनकर शर्माती तो कभी मैं झूठ मूठ नाराज़ हो जाती और फिर लोग मुझे बहुत प्यार से मनाती। कभी कभी मैं ये सोचकर रोने लग जाती कि अब मुझे अपने माँ बाप को छोड़कर जाना होगा। पता नहीं मेरा ससुराल कैसा होगा, मेरे ससुराल वाले और मेरा पति मुझे इतना ही प्यार करेगा या नहीं। मैं रोने पर सब लोग परेशान हो जाते और चुप कराते। मेरे भाई मुझसे कहते, अगर तुम्हारा पति तुम्हें कुछ कहे मुझे बताना, मैं उसके कान खींचकर उसे लाइन पर ले आऊँगा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगती। कभी मेरे ससुराल वालों से मेरे पापा की लेन देन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी और मेरे ससुराल वाले अपने घर वापस चले गए। हम भी अपने घर वापस आ गए। अगले दिन मेरी विदाई थी। घर आने के बाद सब लोग अपने कामों में लग गए। भाभीयों ने प्लान बनाया था कि आज रात कोई नहीं सोएगा, सब लोग मस्ती करेंगे और रात भर डांस करेंगे। मेरी माँ और भाभी किचन में मेहमानों के खाने का इंतज़ाम भी कर रही थी। मेरे भाई भी शादी के कामों में लगे हुए थे। मैं भी बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी कुछ लोग चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए हमारे घर के अंदर आए। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। उन्होंने आते ही सब लोगों को काबू में कर लिया
औरतों और बच्चों को एक तरफ बैठा दिया। उनके हाथों में हथियार थे, इसलिए उनसे कोई कुछ नहीं कर सका। उनसे कोई कुछ कहते तो कहते कि चुप रहो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। उन्होंने मर्दों और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था और औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया और मेरे दहेज का सारा सामान लूट कर चले गए। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने सब कुछ बता कर भेजा है। उन्हें सब कुछ पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी ज्वेलरी भी निकाल ली, जो कि आज ही पापा ज्वेलर के वहाँ से लाए थे और माँ ने संभाल कर तिजोरी में रख दी थी। उन्होंने सिर्फ मेरे दहेज का सामान ही लूटा, बाकी किसी सामान को हाथ नहीं लगाया। मेहमानों का भी बहुत सारा सामान रखा था, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को देखा तक नहीं। घर में मेरी ज्वेलरी के अलावा भाभी और माँ की ज्वेलरी भी रखी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी ज्वेलरी ही लूटी। कुछ समय पहले जो लोग नाच गा रहे थे, खुशियों का माहौल था, अब सब मातम में बदल चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हुआ है। सब लोग हैरान और परेशान। पापा के ने अपने हाथ खोले और बाकी लोगों को भी कमरे से निकाला। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़कर मेरे लिए दहेज का सामान इकट्ठा किया था, लेकिन वह गुंडे सब कुछ लूट कर ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। पापा को तो बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, इसकी वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। माँ और भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबका रो रो कर बुरा हाल था। मेहमान भी यह सब देखकर घबरा गए थे। जितने लोग थे उतनी बातें हो रही थीं। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, सब अपने अपने मशवरे दे रहे थे। इसी बीच बड़े पापा ने कहा कि पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई जाए। पापा सदमे की वजह से हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन मेरे भाइयों ने उन्हें संभाला और समझाया और पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन जाकर लूट की एफआईआर दर्ज करवाई गई। भाभी ने मेरे ससुराल वालों को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। उनका कहना था कि हम उन्हें पहले ही सारी बातें बता देते हैं ताकि लोग आके कल वो लोग जब तुम्हें लेने आए तो उन्हें सब कुछ पता हो। मेरे ससुराल वाले भी मेरे घर आ गए थे और वह बहुत अफसोस कर रहे थे। जब पापा और भाई पुलिस स्टेशन से वापस आए तो मेरे ससुर पापा ने कक से कहने लगे, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी सास कहने लगी, अब हम अपनी दुल्हन को खाली हाथ कैसे लेकर जाएंगे? लोग क्या कहेंगे कि कौन से ख़ानदान से अपने बेटे को ब्याह कर दिया। दुल्हन दहेज में कुछ भी नहीं लाई। इसके माता पिता कैसे थे जो खाली हाथ रुखसत कर दिया। वह मेरी माँ से बोली, मैं आपके दुख को समझती हूँ, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है। किस किस को समझाते रहेंगे और कौन यकीन करेगा कि शादी की एक रात पहले ही दुल्हन के घर में डकैती हो गई। सब तो यही सोचेंगे कि ना हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वह भी बिना रोके बोले ही जा रही थी। उनकी बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान थी। मेरे पापा ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। उनसे कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। अगर मेरी बेटी अपनी ससुराल न गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तो यही सोचेंगे ना कि मेरी बेटी में ही कोई कमी थी, तभी तो शादी के होने की ससुराल वाले उसे विदा करके नहीं ले गए। कौन मेरी बात का यकीन करेगा। बाबा बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे। रोते रोते उनके पैरों में बैठ गए। मुझसे अपने पापा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे ससुर ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुम लोगों को मेरी शर्त मंजूर है तो मैं पूरी इज्जत के साथ तुम्हारी बेटी को विदा करा कर ले जाऊंगा। बाबा ने पूछा, आपकी क्या शर्त है? उन्होंने कहा, शादी के बाद अगले 8 दिन तक तुम्हारी बेटी अपने पति के कमरे में नहीं रहेगी, हमारे घर की नौकरानी के कमरे में रहेगी और वहीं उसी के साथ सोएगी। उनकी यह शर्त सुनकर मेरे बाबा और बाकी सब लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन इस समय पापा बहुत मजबूर थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने मेरे ससुर की शर्त मान ली और अगले दिन वह लोग मुझे रुखसत करवा कर ले गए। सारे रास्ते मैं अपने पापा के बारे में सोचती रही, कैसे मेरे बाबा ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरे लिए मेरी पसंद का जहेज़ बनवाया था। इतना भी नसीब नहीं हुआ। उल्टा मेरे बाबा को मेरे ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उनके आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े ताकि दुनिया वाले मुझ पर उंगली न उठाएं। सिर्फ मेरी खातिर मेरे पापा ने उन लोगों के पैर तक पड़ लिए। दुनिया वाले भी अजीब हैं,
हम सही गलत देखे बिना ही फैसला कर लेते हैं और उनका सिला हम जैसी लड़कियों को भुगतना पड़ता है। हम लोग जैसे ही घर पहुँचे, मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें हमारी शर्त याद तो है ना? तुम्हें 8 दिन तक हमारी नौकरानी के साथ रहना है। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। लेकिन उन्होंने कहा, हम और कोई रस्म भी नहीं करेंगे। जितने अरमानों से हम तुम्हें इस घर में लाना चाह रहे थे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उन डकैतों ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अब तुम्हें भी हमसे कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारी नौकरानी के साथ उसके कमरे में जाकर आराम करो। उनकी ये बातें मुझे बहुत बुरी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने सीने में दिल ही नहीं है। वो लोग मुझे तो ले आए थे लेकिन खुश नहीं थे। क्या दहेज ही सब कुछ होता है? लड़की की इज्जत ससुराल में दहेज से ही होती है। दुनिया वाले किसी की मजबूरी समझना ही नहीं चाहते। मेरे बाबा ने पूरी कोशिश की थी कि वह मुझे बहुत इज्जत और मान के साथ अपनी ससुराल में भेजें, लेकिन मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, मैं अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए नौकरानी के साथ उसके कमरे में चली गई। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने अपने कपड़े बदले और उस नौकरानी के बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि नौकरानी का बिस्तर बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन मैंने उस समय उससे कुछ नहीं पूछा। शायद वह नौकरानी दिल की बहुत अच्छी थी। मेरे लिए खाना लेकर आई और साथ में चाय और दवाई भी लेकर आई। उस नौकरानी ने मुझसे कहा, खाना खा लो और यह दवाई खाकर सो जाना, तुम्हें इससे आराम मिलेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, रात भर आराम से सोगी तो तुम्हारी थकान भी उतर जाएगी। मुझे भी लगा शायद वह ठीक कह रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना खाया, चाय पी और दवाई खाकर सो गई। मुझे वह लड़की घर की नौकरानी नहीं लगती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे उसके बिस्तर के ठंडे होने पर बहुत हैरानी हुई। थोड़ी देर के बाद वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आई तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? तो उसने कहा कि तुम बहुत भोली हो, 8 दिन पूरे होने दो, तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती थी। उसकी बातचीत, उसका बोलचाल, चलना फिरना किसी भी तरीके से नहीं लगता था कि वह इस घर की नौकरानी है। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपनी परेशानी में थी। मुझे तो जैसे तैसे 8 दिन पूरे करने थे। 8 दिन तक मुझे इस कमरे में ही बंद रहना था। सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं ये सोचकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी कि 8 दिन पूरे होने के बाद मैं अपने पति के साथ रहूंगी। इन 8 दिनों के अंदर मेरे घर में से भी कोई नहीं आया था। साफ मना कर दिया था कि 8 दिन तक मैं अपने कमरे में रहूंगी, मेरे घर से कोई नहीं आएगा। मुझे इस कमरे में कुछ घंटे ही हुए थे, मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे ससुराल वाले तो मुझे इस कमरे में बंद कर भूल ही गए थे। किसी ने मुझसे आकर कुछ नहीं पूछा, बस वह नौकरानी ही मेरे पास खाना वगैरह लेकर आती और जब मैं उससे कुछ पूछती तो वह मुझे उसका जवाब नहीं देती या फिर मुस्कुरा देती। मुझे उसकी यह हंसी बहुत अजीब लगती थी। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा हंसमुख थी, लेकिन जब से यहाँ आई थी चुपचाप गुमसुम इसी कमरे में पड़ी थी। यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं था। लोग भूल गए थे। मुझे यहाँ बहुत घुटन महसूस हो रही थी। एक बार तो मेरे मन में ख़्याल आया कि मैं उस नौकरानी से अपनी सास को बुलवाऊं और उनसे कहूं कि मुझे यहाँ से निकाल दें। मुझे उनकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। अगर यह लोग मुझे अपने घर भेजना चाहते हैं तो भेज दे। मैं इनकी फालतू की शर्त मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन फिर मुझे अपने माँ बाबा का ख़्याल आ जाता था कि वह मेरी शादी के लिए कितना परेशान रहते थे। उन्होंने मेरी खातिर कितना कुछ बर्दाश्त किया। मेरे ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़ने पड़े, तब जाकर यह लोग मुझे अपनाने पर राज़ी हुए। अगर मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। अपनी माँ पापा का सोच कर ही मैंने यहीं रहने का फ़ैसला किया और सोच लिया था कि जैसे भी हो ये 8 दिन यहीं गुजारने हैं। जैसे ही 8 दिन पूरे हुए, मेरी सास मेरे पास बहुत खुशी के साथ आई और आते ही उन्होंने मेरे गले में फूलों का हार डाला और खुशी से मुझे अपने गले लगा लिया। मुझसे कहने लगी, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। उनकी यह बात सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैं पिछले 8 दिनों से इसी कमरे में बंद थी और इस 8 दिनों के भीतर न मेरे कमरे में कोई आया और न ही मैं इस कमरे से बाहर निकली। सिर्फ वह नौकरानी ही मेरे कमरे में आई थी।
वो भी मुझे खाना देकर चली जाती थी। उससे भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। पिछले 8 दिनों से कमरे में किसी का आना तो दूर, किसी ने झाँक कर भी नहीं देखा था। तो फिर यह सब कुछ कैसे हो सकता था? मेरी सास मुझे बहुत खुशी के साथ कमरे से बाहर लेकर गई। बाहर मेरे पति बैठे, एक मेरे बाकी ससुराल वाले भी थे। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, एक दूसरे से कानों में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग मुझे देखकर हंस भी रहे थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। अपनी सास की बातें सुनकर और यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वह देखकर मेरी तो अक्ल हैरान हो रही थी। तभी मेरी सास मुझे मेरे पति के पास लेकर गई। उनकी बराबर में एक औरत बैठी थी जो कि घूंघट में थी और उसके गले में भी बहुत सारे हार पड़े थे और उसकी गोद में बहुत मिठाई और फल वगैरह रखे थे। यह सब देखकर मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया कि वह मेरी जगह किसी औरत को कैसे बैठा सकते हैं। अब तक तो अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा था। मेरी सास ने मुझे अपने पति की दूसरी तरफ बैठा दिया और कहने लगी, देखो इस लड़की का कदम हमारे घर के लिए कितने अच्छे साबित हुए। जैसे ही मैंने इस घर में कदम रखा, मेरे पति जो सालों से संतान के लिए तड़प रहे थे, उनको संतान का सुख प्राप्त हो गया। मुझे अपनी सास की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। इतनी देर में मेरी सास ने उस औरत का घूंघट खोल दिया जो मेरे पति के पास बैठी थी और मुझसे कहने लगी, अपने पति की और अपनी पति उसकी पहली पत्नी की खूब खिदमत करूं, क्योंकि अब उसके साथ साथ मैं भी मां बनने वाली हूं। मेरे जैसे ही उस औरत की तरफ नज़रें उठाकर देखा, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जो नौकरानी बनकर मेरे पास खाना लेकर आ रही थी, जिसके कमरे में मैं 8 दिनों से रह रही थी। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी और चक्कर खाकर गिर गई। इतनी देर में मेरी भाभी मेरी ससुराल आ गई। मुझे इस हाल में देखकर बहुत परेशान हुई। उन्होंने मुझे उठाया और कमरे में लेकर चली। कुछ देर बाद होश में आई और होश में आते ही रोने लगी। वह मुझे रोता हुआ देखकर बहुत परेशान हुई और मुझसे पूछने लगी, आखिर तुम इस तरह क्यों रो रही हो? लेकिन मुझे उनको कुछ नहीं बताया मैं जा रहा था। मेरे तो मुंह में जैसे शब्द ही जम गए थे। वह मुझसे बार बार पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या तुम किसी ने कुछ कहा है? इस पर मेरी सास बोली कि 8 दिन से कमरे में बंद थी ना, शायद इसी वजह से रो रही है। मैं हैरत से उनकी चेहरा सूरत देखने लगी कि वह मेरी भाभी से झूठ बोल रही थी। मैंने उनकी बात काट कर अपनी भाभी को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि इन्होंने झूठ बोलकर अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई है। इनका बेटा तो पहले से ही शादीशुदा है। उनको तो किसी बाबा ने बताया था अगर वह अपने बेटे की संतान चाहती है तो किसी कुमारी लड़की से इसकी शादी करके 8 दिनों के लिए कमरे में बंद कर दें, और जब वह कमरे में बंद हो तो उसके कमरे में न जाए सिवाय उसके पहले पत्नी के। वह बाबा कमरे में आकर उस पर कुछ जाप करता, उनके जब बेटे की संतान की खुशी मिल जाए। ये सब कुछ बातें मेरी सास ने मुझे बताई थी जब वह मुझे अपने बेटे के बाप बनने की खुशखबरी सुना रही थी। मेरी भाभी ने मुझे तसल्ली दी और मेरी सास को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर मुझे घर वापस लेकर आ गई। मुझे ऐसी हालत में घर वापस आता देखकर घर में तो जैसे हंगामा मच गया। सब लोग मेरे घर वालों को बातें सुनाने लगे और कहने लगे, आपने अपनी बेटी कहाँ ब्याह दी थी? इतनी प्यारी मासूम सी बेटी थी आपकी और उन लोगों ने इसकी कैसी हालत कर दी है। माँ बाबा से लोगों की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका ज़िम्मेदार अपने आप को समझ रहे थे। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ आखिर क्यों हुआ था। कभी तो किसी का बुरा नहीं सोचा था, फिर आखिर भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? मेरी भाभी भी मुझे देखकर बहुत अफसोस कर रही थी। अभी यह सब हंगामा हो ही रहा था। मेरे छोटे भाई ने पापा को आकर बताया कि घर में पुलिस आई है। पापा पुलिस को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। पुलिस ने पापा को जो सच्चाई बताई थी उससे तो पापा और ज़्यादा टूट कर रह गए थे। पुलिस की खबर सुनते ही मेरे बड़े पापा दबे पैर वहाँ से निकल गए। जब पापा ने पुलिस के सामने उनको बुलाया तो पता चला वह घर पर नहीं है। उस समय पापा ने पुलिस से कहा कि अभी उनके घर का माहौल ठीक नहीं, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई तो वहाँ से चला जाए। कुछ देर बाद वह खुद ही बड़े पापा को लेकर उनके पास आ जाएंगे। पुलिस के जाने के बाद माँ ने पापा से पूछा कि वह बड़े पापा को क्यों बुला रहे थे। पापा ने माँ से कहा,
जब वह घर पर आएंगे तो पापा उन्हें सब कुछ बता देंगे। लगभग शाम के समय बड़े पापा घर पर वापस आए और आते ही उन्होंने अपनी पत्नी और बच्ची से घर चलने को कहा। पापा ने उनसे पूछा कि वह पुलिस को देखकर घर से बाहर क्यों चले गए थे, जबकि उन्हें तो पापा के साथ ही रहना चाहिए था। और वही पुलिस स्टेशन पापा के साथ एफआईआर कटवाने गए थे। पापा की बात सुनकर वह बात को रफा दफा करने लगे और बहाने बनाने लगे। जब पापा ने उनसे पूछा कि उन्हें धमकी दी थी कि उन्होंने कुछ नहीं बताया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, पुलिस के डर से उन्होंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमारे घर में चोरी करवाई थी और वह भी मेरे ससुराल वालों के साथ मिलकर। और इतना ही नहीं, वह पहले से ही जानते थे कि मेरा पति शादीशुदा है। वह यह भी अच्छी तरीके से जानते थे कि मेरी सास को एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो कुंवारी हो। उनकी बातें सुनकर तो सब लोग दंग रह गए। बड़ी माँ ने उनसे पूछा कि उन्होंने यह सब क्यों किया। तब उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे, लेकिन पापा ने उनसे साफ मना कर दिया था क्योंकि उनके बेटे की आदतें ठीक नहीं थी। वो बचपन से ही गलत कामों में पड़ गया था। कोई उसे लड़की देने को तैयार नहीं था। उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। उन्हें लगा था कि पापा ने उनकी बेइज्जती की है। उन्होंने तभी ठान लिया था कि वह इस बात का बदला लेकर रहेंगे। वैसे तो उन्होंने पापा से कुछ नहीं कहा था और घर में ऐसे ही आना जाना रखा जैसे पहले हुआ करता था। सबके साथ हंसी खुशी रहते और बाद में कभी अपने बेटे के रिश्ते की बात भी नहीं की। लेकिन वह मेरा रिश्ता कहीं और पर होने भी नहीं देते थे। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता था तो पापा लड़के की छानबीन की जिम्मेदारी उन्हें ही दिया करते थे, क्योंकि वह उन्हें अपना बड़ा भाई नहीं अपने पिता ही समझते थे। पापा के सर दूसरी जिम्मेदारियां थी और मेरे दोनों भाई भी बड़े पापा का हर हुक्म मानते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। जब भी पापा उनसे लड़के की छानबीन निकालने के लिए कहते तो वह कुछ न कुछ गलत बातें लड़के के बारे में बता दिया करते थे। अगर कभी मैं किसी को पसंद आ जाती तो वह लड़के के घर वालों को मेरे बारे में उल्टी सीधी खबरें दे दिया करते थे, जिससे मेरा रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। जब इस लड़के का रिश्ता हमारे घर पर आया तब भी पापा ने छानबीन की सारी जिम्मेदारी उन्हें ही दी थी। उन्होंने सब कुछ जानने के बाद भी इस रिश्ते को अच्छा बताया। मेरी सास ने उनसे सारी बात साफ साफ बता दी थी। उन्होंने प्लान बनाया था कि वह शादी से एक दिन पहले ही मेरे घर में चोरी करवा देंगे और जब मेरे ससुराल वालों को सब कुछ पता चलेगा तो वह रिश्ता तोड़कर चली जाएगी। इस समय जब वह अपने बेटे का रिश्ता मांगेंगे तो पापा उनसे मना नहीं कर सकेंगे और उनका एहसान भी हो जाएगा कि उन्होंने उनकी और उनकी बेटी की इज्जत बचाई है। लेकिन मेरे ससुराल वाले उनसे 2 कदम आगे निकले। उन्हें यह रिश्ता नहीं तोड़ना था और मेरे पापा को धोखा दे दिया, क्योंकि उन्हें तो हर हाल में मुझसे अपने बेटे की शादी करनी थी। उन्होंने चोरी तक का प्लान तो साथ में बनाया, लेकिन उसके आगे वह क्या करेंगे यह मेरे बड़े पापा को नहीं बताया था। उन लोगों ने पहले तो मेरे पापा को बहुत बातें सुनाई और फिर एहसान जताते हुए शर्त रखकर यह रिश्ता कर लिया। वह समय ही ऐसा था कि मुझे मेरे घर वालों को कोई भी बात समझ नहीं आई। मेरे बड़े पापा को अभी तक यकीन था कि वह उन लोगों की कोई शर्त नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने शर्त ही ऐसी फालतू रखी थी जो पापा को उस समय उनकी वह शर्त माननी पड़ी और मेरे बड़े पापा के सब किए कराए पर पानी फिर गया। वह बाद में मेरी ससुराल वालों के पास गए और उनसे कहने लगे उन्होंने यह सब कुछ क्यों किया। मेरी सास ने भी उन्हें बुरी तरह झाड़ दिया और धमकी देने लगी कि अगर उन्होंने कुछ भी मेरे पापा को बताया तो वह उसकी असलियत सबको बता देंगी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह खामोश रहे। पापा ने पुलिस से तो मना कर दिया कि वह मेरे बड़े पापा को गिरफ्तार न करे। यह हमारा घर का मामला है, हम इसे घर में ही निपटा लेंगे। लेकिन बड़े पापा से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। मेरी डिवोर्स दिलवाकर पापा ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। इस बार पापा ने सारी छानबीन खुद निकाली, क्योंकि अब उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं था। मेरा तो कोई इरादा नहीं था दूसरी शादी करने का। मैं अभी इन सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन मुझे माँ पापा की खातिर ये शादी करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपने माँ पापा को परेशान नहीं देख सकती थी। वह मेरी वजह से बहुत पहले ही परेशानी उठा चुके थे और मेरी पहले वाली सास ने अपने बेटे की खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। उन्हें भी बाद में पता चला कि उनका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। जिस बाबा के कहने पर उन्होंने यह सब कुछ किया था वह धोखेबाज था और उनसे पैसे लेकर भाग चुका था और उसकी पहली पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। अब मेरी दूसरी जगह शादी हो गई थी। मेरी सास
ससुर और पति बहुत अच्छे थे और उनके मन में वह बहुत खुश थी और अतीत को भूल चुकी थी। मेरे माँ पापा मुझे देखकर चैन का सांस लेते थे और मुझे दुआएं देते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।